जय हिंद, जय पीएससी। GLCIAS ऐप वैसे आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा और नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मेरे लेक्चर की जो PDF है वो आपको GLCIAS ऐप पर ही मिल पाएगी। और इसके अलावा GLCIAS ने टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च करी है, तो आप लोग टेस्ट सीरीज़ भी एक बार देखिए परचेस करके, काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज़ है। ठीक है, अब जो है हमारी MCQ सीरीज़ है उसको आप आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनकरेक्ट पेयर बताना है यहाँ पर। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है हमारे सामने सूती वस्त्र नागोया, कॉटन टेक्सटाइल नागोया। तो क्या कॉटन टेक्सटाइल के लिए नागोया फेमस है? नहीं। नागोया, वैसे नागोया सिटी कहाँ की है पहले ये पता होना चाहिए। नागोया सिटी है कहाँ की? नागोया आता है जापान में। नागोया सिटी कहाँ की है? जापान की। और ये नागोया किस लिए फेमस है? वैसे ये जो नागोया है इसे डेट्रॉइट ऑफ जापान कहते हैं। डेट्रॉइट ऑफ जापान किसे कहते हैं? नागोया को कहते हैं। और डेट्रॉइट किस लिए फेमस है? डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल्स के लिए या कार इंडस्ट्रीज, मोटर कार, ऑटोमोबाइल्स, इसलिए फेमस है डेट्रॉइट। तो सीधा सा मतलब है, अगर नागोया डेट्रॉइट ऑफ जापान है, जापान का डेट्रॉइट है नागोया, तो वो ऑटोमोबाइल्स, कार इंडस्ट्रीज या फिर शिप बिल्डिंग इसलिए फेमस होगा। तो पहला तो गलत हो जाएगा, क्योंकि नागोया कॉटन टेक्सटाइल के लिए फेमस नहीं है। सेकंड ऑप्शन है मोटर कार। मोटर कार, तो मोटर कार डेट्रॉइट, ये सही है। मोटर कार या डेट्रॉइट किस लिए फेमस है? मोटर कार या कार इंडस्ट्रीज के लिए। और डेट्रॉइट कहाँ की सिटी है? अमेरिका की। और किस लिए फेमस है? मोटर कार, ऑटोमोबाइल्स के लिए। तो बी वाला जो है सही है, ए वाला यहाँ पर गलत है। सी ऑप्शन है पेट्रो रसायन टेक्सास। तो टेक्सास जो है वो भी एक अमेरिका की सिटी है। टेक्सास अमेरिका की एक सिटी है जो पेट्रोकेमिकल या पेट्रो रसायन के लिए फेमस है। सी वाला ऑप्शन भी करेक्ट है यहाँ पर। डी ऑप्शन है कागज ओंटेरियो। पेपर किस लिए? ओंटेरियो। और ओंटेरियो कहाँ की सिटी है? कनाडा की। ओंटेरियो कहाँ की सिटी है? कनाडा की। और किस लिए फेमस है? पेपर। पेपर इंडस्ट्री के लिए कनाडा बहुत ज़्यादा फेमस है। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, सी करेक्ट है, बी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट कौन सा है यहाँ पर? ए ऑप्शन। बिकॉज ऑफ कॉटन टेक्सटाइल फेमस सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इज मैनचेस्टर। मैनचेस्टर पढ़ते हैं हम लोग, मैनचेस्टर जो ब्रिटेन की एक सिटी है। मैनचेस्टर, मैनचेस्टर इज फेमस फॉर कॉटन टेक्सटाइल, नॉट अ नागोया। नागोया इज अ डेट्रॉइट ऑफ जापान। और जो नागोया है वो कार या ऑटोमोबाइल्स के लिए फेमस है। एक बार देखते हैं डिस्क्रिप्शन में। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कॉटन टेक्सटाइल नागोया, बिकॉज गलत पेयर ढूंढना था हमें यहाँ पर। और जो नागोया है वो कॉटन टेक्सटाइल के लिए फेमस नहीं है। तो कॉटन टेक्सटाइल के लिए फेमस क्या है? कॉटन टेक्सटाइल के लिए फेमस क्या है? मैनचेस्टर। मैनचेस्टर किस लिए फेमस है? कॉटन टेक्सटाइल के लिए। अब मैनचेस्टर हो गया कॉटन टेक्सटाइल या सूती वस्त्र के लिए फेमस हो गया है। अब देखते हैं भारत का मैनचेस्टर। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया या भारत का मैनचेस्टर कौन सा है? अहमदाबाद। मोटर कार, मोटर कार के लिए कौन सा फेमस है? डेट्रॉइट। तो भारत का डेट्रॉइट क्या हो जाएगा? पीथमपुर। पीथमपुर मध्य प्रदेश। भारत का डेट्रॉइट पीथमपुर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत, अब सिर्फ यहाँ पर साउथ इंडिया की बात हो रही है। एक बार देख लेते हैं। तो ये वाला पोर्शन हो गया नॉर्थ इंडिया और ये वाला पोर्शन हो गया साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया का मैनचेस्टर, सिर्फ साउथ इंडिया की बात हो रही है। मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया क्या हो जाएगा? कोयम्बटूर, तमिलनाडु। मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कोयम्बटूर, तमिलनाडु। तो ऐसे नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर क्या हो जाएगा? कानपुर। मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया या उत्तरी भारत का मैनचेस्टर क्या है? कानपुर।
पूर्व का मैनचेस्टर, अगर पूरे वर्ल्ड में देखें तो वर्ल्ड के हिसाब से इंडिया पूर्व वाली लोकेशन में आता, पूर्व दिशा में। तो पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका जापान को कहते हैं। जापान, भारत, ये सभी किधर साइड आ गए हैं? पूर्व वाली साइड आ गए, पूर्व दिशा में आ गए। तो पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? पूरे विश्व स्तर पर देखें तो पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका जापान को कहा जाता है। पूर्व का बोस्टन किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। बोस्टन कहाँ की कंट्री है? अमेरिका की, सॉरी सिटी। बोस्टन कहाँ की सिटी है? यूएसए की सिटी है। किस लिए फेमस है? ट्रेडिंग के लिए, और पोर्ट, बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र है। तो उसी तरह जो अहमदाबाद है वो भी व्यापारिक केंद्र है भारत में। पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद और भारत का बोस्टन अहमदाबाद। तो लगभग ये सारे फैक्ट मैं यहाँ कवर कर चुकी हूँ। एक बार देख लेते हैं फिर से। सूती वस्त्र के लिए मैनचेस्टर प्रसिद्ध है और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। मोटर कार के लिए डेट्राइट प्रसिद्ध है और भारत का डेट्राइट पीथमपुर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर तमिलनाडु और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा गया है। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका जापान और पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद और भारत का बोस्टन भी अहमदाबाद। तो लगभग ये जो भी फैक्ट यहाँ लाए जा सकते थे वो मैं लेकर आई हूँ। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से सही जोड़े को चाटिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट। यहाँ पर करेक्ट पेयर को हमें ढूंढना है, तो देख लेते हैं क्या क्या है ऑप्शन में। कोलोराडो नदी, आसवान बांध। कोलोराडो नदी बहती कहाँ है? पहले तो ये पता होना चाहिए। कोलोराडो नदी कहाँ बहती है? अमेरिका में। कोलोराडो नदी कहाँ बहती है? अमेरिका में। और इसके साथ दिया है आसवान बांध, तो ये गलत है क्योंकि आसवान बांध अमेरिका में नहीं है। आसवान बांध कहाँ पर है? ये नील नदी पर है, तो पहला गलत हो जाएगा। कोलोराडो नदी पर आसवान बांध बिल्कुल नहीं है। फिर ऑप्शन है दामोदर नदी पंचेत बांध। दामोदर नदी पंचेत बांध, तो बिल्कुल सही है। दामोदर नदी पर कौन सा बांध है? पंचेत बांध है। तो ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, बी आंसर। सही जोड़ा ढूंढना था, सही जोड़ा है यहाँ पर बी, पंचेत बांध दामोदर नदी। सी ऑप्शन है जाम्बेजी नदी हुअर बांध, तो ये बिल्कुल गलत है। जाम्बेजी नदी कहाँ पर बहती है? अफ्रीका में, और जाम्बेजी नदी पर हुअर बांध नहीं है। फिर है डी नील नदी। नील नदी कहाँ बहती है? अफ्रीका में, और विश्व की सबसे लंबी नदी है। और नील नदी पर करीबा बांध, ये भी गलत है। करीबा बांध नील नदी पर नहीं है। तो अब करेक्ट आंसर तो हमें मिल गया है कि दामोदर नदी पर पंचेत बांध है, लेकिन अब ये भी पता होना चाहिए कि जो गलत ऑप्शन है इसमें उनके करेक्ट आंसर क्या होंगे। करीबा बांध कौन सी नदी पर है? हुअर बांध कौन सी नदी पर है? तो देखते हैं इनको एक बार। कोलोराडो नदी पर कौन सा बांध है? हुअर बांध। कोलोराडो नदी हुअर बांध, और ये कहाँ पर है? अमेरिका में। कोलोराडो नदी हुअर बांध और कहाँ है? यूएसए अमेरिका में। दामोदर नदी पंचेत बांध, ये कहाँ है? इंडिया में। जाम्बेजी नदी करीबा बांध। जाम्बेजी नदी पर कौन सा डैम है? करीबा बांध। जाम्बेजी नदी अफ्रीका में है, और कौन सा डैम है यहाँ पर? करीबा बांध। नील नदी पर कौन सा डैम है? आसवान डैम। नील नदी अफ्रीका में बहती है, और नील नदी पर कौन सा बांध है? आसवान बांध। फिर कोलंबिया नदी कहाँ बहती है? अमेरिका। कोलंबिया नदी कहाँ बहती है? अमेरिका में, और इस पर कौन सा बांध है? ग्रैंड कूली बांध। ग्रैंड कूली डैम कौन सी नदी पर है? कोलंबिया नदी पर। फिर है यांगजी नदी, इस पर कौन सा डैम है? थ्री गोर्जेस डैम। यांगजी नदी कहाँ बहती है? चाइना में। यांगजी नदी कहाँ पर है? चाइना में। और एशिया की सबसे बड़ी नदी है। एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यांगजी, या जिसको यांगटीसी क्यांग भी कहते हैं, यांगजी नदी। और इस पर कौन सा डैम है? थ्री गोर्जेस डैम। भारत का सबसे ऊंचा तथा बड़ा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। भारत का सबसे बड़ा और ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। कौन सी नदी पर है? भागीरथी और भिलांगना नदी पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा और ऊंचा बांध टिहरी बांध, जो कौन सी नदी पर है? भागीरथी और भिलांगना नदी पर। ये सारे क्लियर हो गए होंगे। कोलोराडो नदी हुअर बांध अमेरिका, दामोदर नदी पंचेत बांध, जाम्बेजी नदी करीबा बांध अफ्रीका,
नील नदी, आसवान बांध अफ्रीका, कोलंबिया नदी, ग्रैंड कुली डैम अमेरिका, यांगजी नदी, थ्री गोर्जेस डैम चाइना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सही उत्तर ढूंढिए। करेक्ट आंसर देखना, मतलब वही यहाँ पर भी हमें पेयर देखने पड़ेंगे, कौन सा पेयर करेक्ट है। गोल्डन ट्राइंगल उत्तरी अटलांटिक सागर, तो क्या गोल्डन ट्राइंगल उत्तरी अटलांटिक सागर में है? नहीं है। अटलांटिक ओशन में कौन सा ट्राइंगल है? गोल्डन ट्राइंगल नहीं है, तो फिर कोई सा ना कोई सा ट्राइंगल तो है उत्तरी अटलांटिक में। तो वो कौन सा ट्राइंगल है उत्तरी अटलांटिक में? बरमूडा ट्राइंगल। बरमूडा ट्राइंगल कहाँ पर है? उत्तर अटलांटिक में। तो पहला तो गलत हो जाएगा क्योंकि गोल्डन ट्राइंगल उत्तर अटलांटिक महासागर में नहीं है। बी ऑप्शन है बरमूडा ट्राइंगल चाइना, तो ये भी गलत है क्योंकि बरमूडा ट्राइंगल तो अटलांटिक में है न कि चाइना में। सी राइस बाउल ऑफ फार ईस्ट, तो चावल का कटोरा, राइस बाउल ऑफ फार ईस्ट, ये म्यांमार में, तो ये बिल्कुल सही है। जो भी साउथ ईस्ट कंट्रीज है, साउथ ईस्ट कंट्रीज जैसे कि ये हो गया भारत, फिर ये म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, इधर जो भी हो गई थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, ये सभी चावल के प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये राइस प्रोड्यूसिंग सेंटर है, चावल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो म्यांमार को क्या कहते हैं? राइस बाउल ऑफ फार ईस्ट। सी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और डी ऑप्शन में दिया है रेड बेसिन अफीम के लिए, तो ये बिल्कुल गलत है। रेड बेसिन अफीम के लिए नहीं फेमस है। तो अब देखते हैं कौन सी चीज़ किस लिए फेमस है, क्या करेक्ट आंसर है। तो गोल्डन ट्राइंगल, गोल्डन ट्राइंगल किसे कहते हैं? ये गोल्डन ट्राइंगल अफीम के लिए फेमस है। गोल्डन ट्राइंगल किस लिए फेमस है? अफीम के लिए। और लाओस, थाईलैंड, म्यांमार, ये तीन देश है, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार, इन तीनों को कहा जाता है गोल्डन ट्राइंगल। एक बार ये अफ्रीका, ये इंडिया हो गया, ये इंडिया, यहाँ पर म्यांमार, यहाँ पर थाईलैंड और यहाँ पर लाओस। म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस मिलकर क्या बनाते हैं? गोल्डन ट्राइंगल बनाते हैं। और ये तीनों ओपियम, अफीम, अफीम के लिए फेमस है तीनों। म्यांमार, थाईलैंड और लाओस अफीम प्रोड्यूसिंग सेंटर है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? गोल्डन ट्राइंगल। तो गोल्डन ट्राइंगल के साथ हम किसको मैच करेंगे? अफीम को मैच करेंगे। फिर क्या है? ऑप्शन है बरमूडा ट्राइंगल। बरमूडा ट्राइंगल कहाँ पर है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। बरमूडा ट्राइंगल, देखो गोल्डन ट्राइंगल कहाँ पर हो गया? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, बिकॉज ऑफ अफीम, अफीम के लिए फेमस है वो। और नेक्स्ट है बरमूडा ट्राइंगल, ये कहाँ पर है? अटलांटिक ओशियन में। बरमूडा ट्राइंगल कहाँ पर है? अटलांटिक ओशियन में, अटलांटिक महासागर। तो ये हो गया उत्तर अमेरिका। ये कौन सा महाद्वीप है? उत्तर अमेरिका महाद्वीप। और ये यहाँ पर ये मैक्सिको वाला रीजन आ गया नीचे, मैक्सिको, ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप, इसमें ये मैक्सिको वाला क्षेत्र। तो अमेरिका का ये वाला जो क्षेत्र है जहाँ पर हमने कल फ्लोरिडा जल संधि देखी थी, ये कौन सा आइलैंड है? क्यूबा। ये कौन सा है द्वीप? क्यूबा द्वीप। और ये हो गया अमेरिका, अमेरिका का यहाँ पर फ्लोरिडा प्रांत आ जाता है, यहाँ पर अमेरिका का फ्लोरिडा प्रांत आ जाता है। तो इन दोनों के बीच में कौन सी जल संधि देखी थी कल? फ्लोरिडा जल संधि। कौन सी जल संधि देखी थी? फ्लोरिडा जल संधि। जो यहाँ पर ये मैक्सिको वाला क्षेत्र, इसको क्या बोलते हैं? मैक्सिको की खाड़ी, ये मैक्सिको की खाड़ी। और इधर हो गया अटलांटिक महासागर, ये पूरा हो गया अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर। तो किसको कनेक्ट करती है फ्लोरिडा जल संधि? मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को। और किसको अलग करती है? क्यूबा और अमेरिका को। ये है फ्लोरिडा जल संधि। हम देख रहे थे बरमूडा ट्राइंगल, एक बार फिर से बरमूडा ट्राइंगल पर आ जाते हैं। ये क्या है? ये है फ्लोरिडा, फ्लोरिडा, और यहाँ पर एक आइलैंड है प्यूर्टो रिको, और एक आइलैंड है यहाँ पर बरमूडा। बरमूडा, प्यूर्टो रिको और फ्लोरिडा, इन तीनों से मिलकर बन रहा है एक ट्राइंगल।
क्या बन रहा है, ट्राइंगल, जिसको हमने क्या नाम दिया है, बरमूडा ट्राइंगल। और बरमूडा ट्राइंगल अब ये कहाँ पर आ गया, अटलांटिक महासागर में। और इसकी स्पेशलिटी ये है कि यहाँ से कोई भी जहाज, विमान या कुछ भी चीज़ यहाँ से गुजरती है तो वो वापस नहीं मिलती, यहाँ पर ही गायब हो जाती है। यहाँ से कोई भी चीज़ गुजरती है तो वो वहीं गायब हो जाती है, फिर नहीं मिलती है। तो ये इसकी स्पेशलिटी है। एक बार इसके बारे में गूगल पे सर्च करना, देखना, बहुत रहस्यमयी चीज़ है, मिस्टीरियस थिंग है ये। तो बरमूडा ट्राइंगल कहाँ पर है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। और ऑप्शन क्या थे, रेड बेसिन चाइना। रेड बेसिन कहाँ पर है, चाइना में है, ना कि अफीम के लिए। रेड बेसिन किस लिए फेमस है, चाइना, मतलब रेड बेसिन कहाँ पर है, ये चाइना में है। और गोल्डन ट्राइंगल अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस। राइस बाउल ऑफ फार ईस्ट किसे कहते हैं, म्यांमार को कहते हैं। ठीक ले, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित द्वीपों को आरोही क्रम में लिखिए, असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज द फॉलोइंग आइलैंड इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब आरोही क्रम मतलब क्या हो जाएगा, आरोही क्रम मतलब पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा। असेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले सबसे छोटा आइलैंड बताना है, उसके बाद उससे बड़ा और उससे बड़ा आइलैंड बताना है। तो सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड। सब पूरे विश्व में सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। फिर पहले नंबर पे ग्रीनलैंड हो गया। अब सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, सेकंड नंबर पे आता है न्यू गिनी। सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, न्यू गिनी। और थर्ड नंबर पे सबसे बड़ा द्वीप कौन सा आता है, बोर्नियो। थर्ड नंबर पे सबसे बड़ा द्वीप कौन सा आता है, बोर्नियो। तो फर्स्ट रैंक पर है ग्रीनलैंड, सेकंड है न्यू गिनी और थर्ड है बोर्नियो। और हमें जमाना है असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में, मतलब पहले छोटा लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा लिखना है। तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर बोर्नियो, न्यू गिनी और फिर ग्रीनलैंड। यहाँ पर थोड़े ऑप्शन मिस्टेक हो गए हैं, इसको आप लोग यहाँ असेंडिंग की जगह डिसेंडिंग कर लो, आरोही की जगह अवरोही, मतलब पहले बड़ा लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो वो ऑप्शन इसमें हमको मिल जाएंगे। सबसे बड़ा कौन सा है, ग्रीनलैंड। सेकंड नंबर पे कौन सा है, ग्रीनलैंड। सेकंड नंबर पे है न्यू गिनी और थर्ड नंबर पे है बोर्नियो। तो यहाँ आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट हो जाएगा। अवरोही क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा देंगे हम, क्वेश्चन में डिसेंडिंग या अवरोही क्रम कर लीजिए, तो बड़ा उससे छोटा या उससे छोटा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा ग्रीनलैंड, सेकंड नंबर पे न्यू गिनी और थर्ड नंबर पे बोर्नियो आइलैंड हो जाएगा। और आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर डी। एक बार इसको मैप में देख लेते हैं कि ये कौन सा द्वीप कहाँ पर है। पहला था ग्रीनलैंड, तो ये यहाँ पर है, ये ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड कहाँ पर है, ये हो गया नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ये साउथ अमेरिका, ये यूरोप। तो नॉर्थ अमेरिका के पास ज्योग्राफिकली अगर हम देखें, भौगोलिक रूप से अगर हम देखें, तो ये किस महाद्वीप का हिस्सा है, नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड की राजधानी है नुक। भौगोलिक रूप से ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से हम देखें तो ग्रीनलैंड किसका हिस्सा है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप का। पर इस पर आधिपत्य किसका है, डेनमार्क का। अभी किसने इस पर कब्जा कर रखा है, ग्रीनलैंड पर, डेनमार्क ने। तो आधिपत्य की बात करें तो डेनमार्क यूरोपियन देश है, इस जगह आ जाता है, यूरोपियन देश है डेनमार्क के। आधिपत्य किसका है, इसका यूरोप का। लेकिन अगर ज्योग्राफिकल रूप से हम देखें तो ये किस महाद्वीप के हिस्से में आता है, उत्तर अमेरिका। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड। दूसरा सबसे बड़ा द्वीप देखा था हमने न्यू गिनी, तो ये रहा यहाँ पर न्यू गिनी। न्यू गिनी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप, न्यू गिनी ये रहा। और तीसरा सबसे बड़ा बोर्नियो, ये यहाँ पर है, बोर्नियो। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, बोर्नियो। तो पहला हो गया ग्रीनलैंड, दूसरा हो गया न्यू गिनी और तीसरा हो गया बोर्नियो। इसके अलावा चौथा है फिर ये मेडागास्कर, मेडागास्कर।
4th रैंक किसकी है? मेडागास्कर की। फिर ये यहाँ पर 5th है एल्समेर है और विक्टोरिया और बहुत सारे द्वीप है। अब तो ये क्यूबा यहाँ पर, तो खूब सारे हमें 3 याद रखने हैं। पहला हो गया ग्रीनलैंड, फिर हो गया न्यू गिनी और जो 3rd हो गया बोर्नियो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गरजता 40 प्रचंड 50 चीखता 60 किन पवनों की विशेषताएं हैं? रोरिंग 40, फ्यूरियस 50 और स्क्रीमिंग 60 आर स्पेशलिटी ऑफ विच विंड्स? गरजता 40 प्रचंड 50 चीखता 60 ये किन पवनों को कहा जाता है? तो इसके लिए पवने पढ़ना जरूरी है। ऑप्शन है उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को, दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को, उत्तरी गोलार्ध की पछुआ पवनों को या दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवनों को। ट्रेड विंड्स ऑफ नदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्लीज ऑफ नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसके लिए पहले ये जानना जरूरी है कि व्यापारिक पवने या ट्रेड विंड्स, पछुआ पवने या वेस्टर्लीज ये होती क्या है। अगर हम ये समझेंगे तो हमें आंसर भी समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये है अर्थ जो ग्लोब के फॉर्म में देखे हम, ये ग्लोब हो गया। यहाँ पर ये 0 डिग्री इक्वेटर, ये हो गई 0 डिग्री इक्वेटर। और अब ये यहाँ से हवाएं चल रही है, ये वाली जो हवाएं इन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रेड विंड्स या व्यापारिक पवने। इन्हें क्या कहते हैं? ट्रेड विंड्स या व्यापारिक पवने। कौन सी पवने? ये वाली जो भूमध्य रेखा की तरफ आ रही है। ये हाई प्रेशर बेल्ट है, ये हाई प्रेशर बेल्ट है। ये बीच में कौन सा है? बीच में लो प्रेशर बेल्ट है। बीच में कैसा है? निम्न वायुदाब क्षेत्र, लो प्रेशर बेल्ट है बीच में। तो इसको हम डोलड्रम क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डोलड्रम या शांत क्षेत्र, शांत क्षेत्र। और ये बीच 0 डिग्री वाला जो क्षेत्र है इसे डोलड्रम क्षेत्र या शांत क्षेत्र कहते हैं। इसको ITCZ भी कहते हैं। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अंत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। फिर अब यहाँ पर प्रेशर कैसा रहता है? लो प्रेशर। जो 0 डिग्री वाला एरिया है, 0 डिग्री इक्वेटर, इसको डोलड्रम बोलते हैं, शांत क्षेत्र कहते हैं, ITCZ या लो प्रेशर बेल्ट। ये कैसा है? लो प्रेशर बेल्ट। और हवाएं कैसी चलती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है हमेशा। और ये ऊपर वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर, ये कैसा है? हाई प्रेशर बेल्ट है। ये यहाँ पर भी हाई प्रेशर बेल्ट है, हवाएं चल रही है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और इसे कहते हैं व्यापारिक पवने या ट्रेड विंड्स। अब इनके नीचे, अब ये हो गया हाई प्रेशर जोन, यहाँ पर अब इस जगह आता है लो प्रेशर जोन, इस जगह आता है लो प्रेशर जोन। तो अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर, अब ये जब हवाएं इधर से ये नीचे की तरफ जा रही है तो ये है पछुआ पवने। ये कौन सी है? पछुआ पवने या जिसे वेस्टर्लीज कहते हैं, वेस्टर्लीज। तो ये होगी ट्रेड विंड्स जो इक्वेटर के आसपास चलती है, भूमध्य रेखा के पास कौन सी है? व्यापारिक पवने ट्रेड विंड्स। फिर व्यापारिक पवनों से नीचे और इधर व्यापारिक पवनों के ऊपर कौन सी पवने आ जाएगी? पछुआ पवने। और फिर सबसे ये सदर्न पोल, ये जो पोलर वाला रीजन है, ध्रुवीय क्षेत्र, यहाँ पर चलती है ध्रुवीय पवने। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो पोल वाले या ध्रुव वाले क्षेत्र में कौन सी चलती है? ध्रुवीय पवने। तो ये होती है स्थायी पवने, होती है परमानेंट विंड्स। व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुवीय पवने क्या है? स्थायी पवने। अब ऑप्शन में हमारे पास पछुआ पवने हैं और व्यापारिक पवने हैं। अब 0 डिग्री से ऊपर हो गया उत्तरी गोलार्ध, 0 डिग्री से नीचे हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर नदर्न हेमिस्फीयर और नीचे सदर्न हेमिस्फीयर। अब हमें ये पूछा गया है कि चीखता, गरजता 40, प्रचंड 50, चीखता 60, ये कौन सी पवने होंगी? पछुआ पवने होंगी या फिर व्यापारिक पवने? तो ये पछुआ पवने होती है। ये वाले जो लेटीट्यूड है, अक्षांश है, 40 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री। 0 डिग्री से नीचे है तो 0 डिग्री से नीचे मतलब दक्षिणी गोलार्ध। तो 40 डिग्री अक्षांश, 50 डिग्री अक्षांश और 60 डिग्री अक्षांश पर जो हवाएं चल रही है वो कौन सी हवाएं हैं? यहाँ पर वेस्टर्लीज या पछुआ पवने हैं। ये कैसी है? पछुआ पवने हैं। और
जब ये 40 डिग्री पर जो पछुआ पवनें चलती है तो इसे कहते हैं गरजता चालीसा। जब 50 डिग्री पे पछुआ पवनें बहती है तो उसे कहते हैं प्रचंड पचासा। और 60 डिग्री पर जो पछुआ पवनें बहती है उन्हें क्या कहते हैं, चीखता साटा। रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s और स्क्रीमिंग 60। तो ये कैसी है, दक्षिणी गोलार्ध में है और पछुआ पवनें हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, वेस्टर्लीज ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर। दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवनें, ये उत्तरी गोलार्ध में नहीं बहती है। पछुआ पवनें उत्तरी गोलार्ध में तो बहती है, लेकिन 40, 50, 60 डिग्री वाली जो पछुआ पवनें वो दक्षिणी गोलार्ध की बात हो रही है यहाँ पर। तो गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साटा ये पवनें कहाँ पर बहती है, दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवनें, वेस्टर्लीज ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर को कह देंगे। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। इसके साथ एक चीज और बता देती हूँ, अश्व अक्षांश। अश्व अक्षांश का नाम सुना होगा, नहीं सुना हो तो सुन लीजिए। अश्व अक्षांश, हॉर्स लैटिट्यूड, इन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड। क्या है हॉर्स लैटिट्यूड, ये हॉर्स लैटिट्यूड जो रीजन है ये है, ये 30 डिग्री से 35 डिग्री, 30 से 35 डिग्री वाला नॉर्थ, और ये यहीं पर 30 से 35 डिग्री वाला साउथ, साउथ लैटिट्यूड। 30 से 35 डिग्री साउथ और 30 से 35 डिग्री नॉर्थ, ये ऊपर भी चलती है और साउथ में भी चलती है। 30 से 35 डिग्री अक्षांश उत्तरी और 30 से 35 डिग्री दक्षिणी वाले जो ये अक्षांश है, यहाँ पर क्या है, जो पवन कैसा बेल्ट रहता है, हाई प्रेशर बेल्ट रहता है। ये कैसा बेल्ट है, हाई प्रेशर बेल्ट। हाई प्रेशर, मैंने कहा ना हवा कहाँ से कहाँ चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ चलती है। तो ये वाला बेल्ट कैसा है, हाई प्रेशर, और ये वाला बेल्ट है लो प्रेशर, तभी हवा ऐसे आ रही है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आ रही है। तो ये वाला 30 से 35 डिग्री वाला रीजन कैसा हो गया, हाई प्रेशर बेल्ट हो गया। तो पुराने टाइम में ऐसी प्राचीन किंवदंती है कि जो यूरोपीय लोग होते थे वो व्यापार के लिए मतलब व्यापार करते थे, तो वो घोड़ों को भी साथ में ले जाते थे। तो जब वो जहाज में बैठ के जाते थे तो जहाज में वो घोड़ों को भी रख लेते थे और फिर जहाज में बैठ के चले जाते थे। और लेकिन जब वो इस वाले क्षेत्र में आते थे हाई प्रेशर बेल्ट में, ये कैसा बेल्ट है, हाई प्रेशर बेल्ट में, तो जब घोड़े भी जहाज में होते थे और यूरोपियंस भी जहाज में होते थे, और जब वो हाई प्रेशर बेल्ट से गुजरते थे तो उनकी नाव जो है वो डूबने लग जाती थी। और नाव डूबने लगती थी तो वो क्या करते थे, घोड़ों को निकाल के फेंक देते थे, जिससे नाव हल्की हो जाए और वो आसानी से उस जो क्षेत्र है वहाँ से पार कर सके। तो वो वहाँ पर घोड़ों को फेंक देते थे, तो इसलिए इसको अश्व अक्षांश कहा गया है, हॉर्स लैटिट्यूड। इसका मेन रीजन क्या है, हाई प्रेशर। यहाँ पर इतना ज़्यादा हाई प्रेशर यहाँ पर हाई प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो ये वाले अक्षांश क्या कहलाते हैं, अश्व अक्षांश या हॉर्स लैटिट्यूड। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जोड़ी बनाइए, मैच द फॉलोइंग। मैच करना है, पहला है कनाडा अमेरिका, और इधर ये दिया हुआ है, यहाँ पर क्या है, ये है देश के नाम, देश और बाउंड्रीज दी हुई है। क्या दिया हुआ है, ये है देश और ये है बॉर्डर्स। क्या है, बॉर्डर्स मतलब सीमा। जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा है, रेड क्लिफ सीमा, भारत चीन के बीच में मैकमोहन। तो ऐसे ये देश दिए हुए हैं और किस देश की सीमा क्या है वो सीमा का नाम दिया हुआ है, तो हमें इसको मैच करना है। पहला है कनाडा और अमेरिका, तो कनाडा और अमेरिका की सीमा, दोनों के बीच में जो बॉर्डर है उस बॉर्डर का नाम क्या है, उस बॉर्डर का नाम है 49 डिग्री पैरेलल। मतलब वहाँ से 49 डिग्री अक्षांश गुजरता है तो उसी से उसका नाम रख दिया 49 डिग्री पैरेलल। 49 डिग्री पैरेलल कहाँ पर है, अमेरिका और कनाडा के बीच में। बी है फिनलैंड रूस, तो फिनलैंड और रूस के बीच में कौन सी बॉर्डर है, फिनलैंड और रूस के बीच में बॉर्डर है मेन रहीम बॉर्डर। ऐसे साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में कौन सी बॉर्डर है, 38 डिग्री पैरेलल। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में है 38 डिग्री पैरेलल। और फ्रांस और जर्मनी के बीच में कौन सी है, मैगी नोट। फ्रांस और जर्मनी के बीच में मैगी नोट।
तो ये वाली जो है ये बॉर्डर्स हो गई। अब हमको इसको मैच करना है। पहला हो गया कनाडा अमेरिका। कनाडा अमेरिका की बॉर्डर किससे लग रही है? 49 डिग्री पैरेलल, तो 4। फिर फिनलैंड और रूस की बॉर्डर का नाम क्या है? मेन रहीम, और मेन रहीम कहाँ है? 1। फिर साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में है 38 डिग्री पैरेलल, तो ये 2 वाला 38 डिग्री पैरेलल। और लास्ट है फ्रांस और जर्मनी। फ्रांस और जर्मनी के बीच की बॉर्डर क्या कहलाती है? मैगी नोट, मतलब 3। 4 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। तो एक बार फिर से याद कर लीजिए, बॉर्डर कनाडा और अमेरिका के बीच में है 49 डिग्री पैरेलल। फिर फिनलैंड और रूस के बीच में है मेन रहीम बॉर्डर। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में है 38 डिग्री पैरेलल। और फ्रांस और जर्मनी के बीच में है मैगी नोट। मैगी नोट, देखो मैगी नोट क्या नाम है इसका? मैगी नोट। तो मैगी को क्या करेंगे? फ्राई करेंगे। फ्राई से क्या हो जाएगा? फ्रांस। और कौन से बर्तन में फ्राई करेंगे? जर्मन के बर्तन में। तो जर्मन फ्राई क्या करेंगे? मैगी। जर्मनी और फ्रांस के बीच में कौन सी बॉर्डर है? मैगी नोट बॉर्डर। तो ऐसे ये बॉर्डर याद कर लीजिए। और भी बहुत सारी कंट्रीज है जिनकी फेमस बॉर्डर है, उन्हें एक बार बॉर्डर वाले टॉपिक को आप अच्छे से देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी सागर व बाल्टिक सागर के मध्य कौन सी नहर स्थित है? नहर बताना है कि उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर। इसके लिए पहले तो ये पता होना चाहिए कि उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर आते कहाँ हैं। तो देखते हैं एक बार मैप में कहाँ है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर। ठीक है, ये हो गया अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये हो गया यूरोप कॉन्टिनेंट। अब बात करिए इन्होंने उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर की, तो ये हो गया यूके, यहाँ पर है उत्तरी सागर, इस जगह है उत्तरी सागर। और ये वाला जो क्षेत्र है ये हो गए फिनलैंड, हेलसिंकी, स्वीडन, वो वाला रीजन। और ये है यहाँ पर बाल्टिक सी, इस जगह है बाल्टिक सी, ये यहाँ पर उत्तरी सागर और यहाँ पर बाल्टिक सी, यहाँ पर फ्रांस, जर्मनी, ये वाले देश आ गए हैं। तो ये उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर, इन दोनों के बीच में कौन सी नहर है ये बताना है। तो पहली है स्वेज नहर। अब स्वेज नहर की लोकेशन कहाँ पर है? स्वेज नहर कहाँ पर आती है? ये हो गया अफ्रीका महाद्वीप, ये अफ्रीका महाद्वीप। और ये वाला क्षेत्र क्या है? भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, जिसे क्या कहते हैं? मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी, ये वाला रीजन क्या है? भूमध्य सागर या मेडिटेरेनियन सी। और ये वाला क्षेत्र क्या है? रेड सी या लाल सागर। ये वाला रीजन हो गया रेड सी या लाल सागर, और ये वाला रीजन हो गया भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में कौन सी नहर है? स्वेज नहर। भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में कौन सी है? स्वेज नहर। अगर ये भूल जाओ स्वेज नहर तो क्या याद रखना है? भूला। अगर स्वेज नहर के बारे में भूल गई कि स्वेज नहर किसको जोड़ती है, भूल जाओ तो क्या याद रखना है? भूला। भू से भूमध्य सागर और ला से लाल सागर। भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? स्वेज नहर। तो ये वाला तो स्वेज नहर, ये वाला तो ऑप्शन में होगा ही नहीं, ये तो क्रॉस हो जाएगा क्योंकि स्वेज नहर किसको जोड़ रही है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास सू नहर। तो सू नहर किसको जोड़ती है? सू नहर जोड़ती है सुपीरियर झील। 2-3 दिन से बहुत हमारे क्वेश्चन में आ ही रही है सुपीरियर झील। कहाँ पर है ये? अमेरिका में है, और अमेरिका की मीठे पानी की, मतलब पूरे विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की फ्रेश वाटर लेक है सुपीरियर झील। सुपीरियर झील के पास एक झील और आती है ह्यूरोन झील। तो सुपीरियर और ह्यूरोन झील को जोड़ती है सू नहर। तो बी वाला भी नहीं होगा आंसर, सी है कील नहर। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर सी, कील नहर। कील नहर किसको जोड़ती है? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को। और डी है पनामा नहर। तो देख लेते हैं एक बार इन चारों के बारे में। स्वेज नहर को तो मैं अच्छे से डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। ठीक है, ये है यहाँ पर जर्मनी, ये कौन सा रीजन आ गया? जर्मनी और
ये हो गया डेनमार्क, जर्मनी और ये डेनमार्क। और ये यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र आ गया ये है उत्तरी सागर, ये वाला क्षेत्र क्या है? उत्तरी सागर। और ये आ गया यहाँ पर बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर। और देश कौन सा है यहाँ पर? ये डेनमार्क और यहाँ पर जर्मनी। तो डेनमार्क और जर्मनी के बीच में ये कौन सी नहर आ गई? कील नहर। ये हो गया उत्तरी सागर और ये हो गया बाल्टिक सागर। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को कौन सी नहर जोड़ रही है? कील नहर। फिर इधर देख लेते हैं ये सू नहर। सू नहर किसको जोड़ती है? सू नहर जोड़ती है सुपीरियर झील और ह्यूरोन झील को। ये यहाँ पर सू नहर किसको जोड़ती है? सुपीरियर झील और ह्यूरोन झील को। और ये इनको क्या कहते हैं? ग्रेट लेक्स। अमेरिका में 5 झीलों का ये समूह है, इसे क्या कहते हैं? ग्रेट लेक्स। ये कौन कौन सी है? सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरोन, ईरी और ओंटेरियो। 5 झीलें हैं अमेरिका में, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, ईरी और ओंटेरियो। और सू नहर किसको जोड़ती है? सुपीरियर और ह्यूरोन को, ये सू नहर। ऐसे ही पनामा नहर है। पनामा नहर कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका। और एक बार देख लेते पनामा नहर को। ये हो गया उत्तर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका का ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर आता है पनामा। एक कंट्री है पनामा, पनामा देश आता है यहाँ पर पनामा, और इसकी राजधानी भी पनामा सिटी है। और अब इससे नीचे कौन सा महाद्वीप आ जाएगा? साउथ अमेरिका। दक्षिण अमेरिका आ जाएगा नीचे, ऊपर नॉर्थ अमेरिका और नीचे साउथ अमेरिका। और यहाँ पर है पनामा एक देश। तो इस पनामा देश से एक नहर गुजरती है ऐसे। कैसी नहर गुजरती है? यहाँ पर एक नहर गुजर रही है पनामा से। तो इधर हो गया अटलांटिक महासागर और इधर हो गया प्रशांत महासागर। इधर हो गया प्रशांत महासागर और इधर हो गया अटलांटिक महासागर। पनामा नहर किसको जोड़ती है? अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। चारों नहर हो जाती है स्वेज नहर भूला भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में, सू नहर सुपीरियर और ह्यूरोन के बीच में, और कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में जर्मनी में। और कील नहर क्या है? सबसे बिजीएस्ट नहर है। पूरे विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर कौन सी है? कील नहर। और पनामा नहर कहाँ पर है? अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? चूज द इनकरेक्ट पेयर। गलत जोड़े को यहाँ पर ढूंढना है। ये तो आपको पता ही होगा सबके बारे में कि कौन से महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। पहला देख लेते हैं, माउंट मैकिनले उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पर्वत चोटी माउंट मैकिनले, सही है। उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट मैकिनले। फिर बी है माउंट एकांकागुआ। तो कहाँ पर है ये? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एकांकागुआ, सही है। फिर माउंट कोस्सियुस्को ऑस्ट्रेलिया। तो विश्व में 7 महाद्वीप है और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट कोस्सियुस्को। सी वाला भी सही है। डी है विंसन मासिफ यूरोप। तो डी वाला है गलत। यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। इनकरेक्ट पेयर कौन सा है? डी। विंसन मासिफ अगर यूरोप की नहीं है तो विंसन मासिफ कहाँ की है, और अगर ये यूरोप की नहीं है तो यूरोप की कौन सी है, ये भी पता होना चाहिए। तो यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? एलब्रूस, माउंट एलब्रूस। यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एलब्रूस। और विंसन मासिफ कहाँ की है सबसे ऊंची चोटी? अंटार्कटिका की। कहाँ की है? अंटार्कटिका की। तो एक बार फिर से देख लीजिए, उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट मैकिनले, जिसका नाम अभी देनाली कर दिया है। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एकांकागुआ। यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एलब्रूस। और अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी किलिमंजारो। एशिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट। यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट कोस्सियुस्को। और अंटार्कटिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी विंसन मासिफ।
और ये 7 महाद्वीप हुए। सातों महाद्वीपों की मैंने आपको सातों महाद्वीपों के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर बता दिए हैं। अब आप ये देखिए ना कि जो सातों महाद्वीपों के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर है, इन पर फतह करने वाली लड़की कौन बन गई है? तो अरुणिमा है, अरुणिमा नाम है उनका, अरुणिमा। ये दिव्यांग है और पहली ऐसी दिव्यांग महिला अरुणिमा जिन्होंने सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर फतह कर लिया है। तो इनके बारे में आप देखिएगा थोड़ा न्यूज़ में क्या है, कौन है। और आज की क्विज यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये आज का अंतिम प्रश्न था। और GLC ऐप आप ज़रूर डाउनलोड करें। इस PDF की लेक्चर अगर आपको चाहिए तो आप GLC ऐप पर जाकर और इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। और GLC IAS ने जो अभी नई टेस्ट सीरीज़ लॉन्च करी है, आप बिल्कुल उन टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करें, आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल रहेगी। बहुत लाभकारी टेस्ट सीरीज़ है, बहुत मेहनत की गई है। धन्यवाद।